अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। सबसे पहले व्यूवर्स, आपको रमजान करीम की मुबारक हो। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल। एक आदमी है जी, वो वेजिटेबल का बैग है वो लेके मार्केट के अंदर खड़ा है जी। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन। वो अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। दूसरी साइड पे एक कार है जो खड़ी है लेकिन उसका इंजन क्या है, वो स्टार्ट है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर टू सिचुएशंस आर सिमिलर। स्टेशनरी हालत में उनका वर्क क्या होगा और कैसे ये दोनों सिचुएशंस वो कह रहा है कि सिमिलर हैं। दोनों केसेस के अंदर हम पहले देखते हैं क्या है जी। दोनों केसेस के अंदर कोई डिस्टेंस जो है वो तय नहीं हो रहा। जो पर्सन ग्रोसरी का बैग लेके खड़ा है वो भी अपनी जगह पे खड़ा है और जो कार है वो भी अपनी जगह पे खड़ी है। तो हमें दोनों केसेस के अंदर क्या नजर आ रहा है कि वर्क डन क्या है, 0 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो इसको हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास यहाँ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। एफ डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 हमने पुट किया तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। सो वर्क डन बिकम द 0। दूसरा क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉउल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें उसने हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया है जी, मास दिया 10 kg, हाइट हमारे पास है 10 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है वर्क डन का, जैसा कि हमें पता है वर्क डन क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पर हमारे पास हाइट है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। कैसे, वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो हम F की जगह पे क्या पुट कर देंगे, mg पुट कर देंगे। D जो है वो हमारा हाइट की सूरत में यहाँ पे है तो हम यहाँ पे h पुट कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास कंडीशन आ गई। उसके बाद जी इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर 980 जाउल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि किलो जाउल में हमने इसको मेजर करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे। 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.980 किलो जाउल आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, उस बंदे ने कितना वर्क डन किया, 0.980 किलो जाउल वर्क डन किया। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड टू 3f। एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है डिस्टेंस एल तक, फिर हमने फोर्स को क्या किया, इंक्रीज किया 3f तक। पहले f तक उसने कवर कर लिया, फिर हमने क्या किया 3f तक और इंक्रीज कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने फिर डिस्टेंस कितना तय किया, 2l डिस्टेंस और तय कर लिया। कितना तय किया, 2l डिस्टेंस और तय किया। हमने इसके वर्क डायग्राम बनानी है। चले जी हम इसकी वर्क डायग्राम समझते हैं। ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। ठीक है, इसके हम y एक्सिस पे हम क्या करेंगे जी, फोर्स ले लेंगे, x एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, इसकी हमने स्केलिंग की तो हमने y एक्सिस पे फोर्स को डिवाइड कर लिया f, 2f और 3f तक, और डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया हमने l की सूरत में l, 2l और 3l तक। पहली सिचुएशन में वो कहता है कि जब हमने फोर्स f लगाई तो इसने डिस्टेंस l तक तय किया। तो हमने ये फोर्स लगाई और l तक डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या किया, मजीद 3f तक उस पर फोर्स लगाई और उसने डिस्टेंस कितना तय किया, 2l तक कर लिया। तो ये हमने सेकंड जो रेक्टेंगल नजर आ रही है आपको, ये उसको शो कर रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब बारी बारी दोनों का एरिया फाइंड आउट करके इसको वर्क में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि ये फोर्स जो है एरिया अंडर द ग्राफ जो है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन के इक्वल होता है। पहली रेक्टेंगल जो ये हमारे पास है, ये वाली, इस पे हमने क्या किया, ये फोर्स एफ है और ये एल है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एल करेंगे तो ये आ जाएगा पहली का। सेकंड क्या है, 1 यहाँ से यहाँ तक और 2, इसकी विड्थ कितनी है, 2l है और फोर्स कितनी है, 3f है।
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3F मल्टीप्लाई 2L। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू FL प्लस 6FL। FL और 6FL को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास 7FL आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल वर्क डन हो गया। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन a 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर और व्हेन 50 kg crate is pushed through 2 मीटर across the floor with a force of 50 न्यूटन। हमें उसने यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई हैं, दो केस दिए हैं, जिसमें एक केस में वो कह रहा है कि हमारे पास डाटा क्या है जी, हमारे पास डाटा जी मास जो है वो हमारे पास 50 kg है और उसने उठाया हुआ है उस बैग को, क्या किया हुआ है बैग को उठाया हुआ है तो उसने कुछ न कुछ हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.5 मीटर आ गया। उसके बाद हमने इसमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या है mgh है, हाइट की वजह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो mgh लिखेंगे, ये मैंने पहले बताया है। mgh किस तरह है fd से, ठीक है। हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं इसमें तो हमारे पास ये आ गई W1 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है और h आ गया 0.5। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 245 जूल, 245 जूल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 245 जूल आ गया। सेकंड केस हमारे पास दिया हुआ है M2, हमारे पास क्वेश्चन में था 50 kg, डिस्टेंस हमारे पास कितना था 2 मीटर का था, फोर्स हमारे पास उधर 50 न्यूटन की थी, ये हमारे पास डाटा था। फाइंड हमने वर्क डन ही करना था। यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या है W इज इक्वल टू FD, वो हमने लगाया। F हमारे पास कितना है 15 न्यूटन है और D कितना है हमारे पास 2 न्यूटन है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 50 मल्टीप्लाई 2 100 आंसर आता है, तो ये हमारे पास 100 जूल आ गया। पहले केस के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी 245 जूल आई थी, सेकंड में कितनी 100 जूल। तो सबसे ज्यादा किस में वर्क डन हुआ पहले केस में हुआ, सबसे ज्यादा हमारे पास वर्क केस 1 में हमने वर्क डन 245 जूल किया, केस 2 में हमने वर्क डन 100 जूल किया। तो दोनों में से किसकी ज्यादा है केस 1 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हमने क्या करना है इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी को बताती है कि उसने कितना वर्क डन करना है। अगर उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1 जूल है तो वो कितना वर्क डन करेगी 1 जूल ही करेगी, ठीक है। जैसा कि पीछे हमने न्यूमेरिकल में भी किया था कि W इज इक्वल टू mgh। mgh हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है वर्क डन के, जितना पोटेंशियल एनर्जी उतना ही वर्क डन होगा। वी नो दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की काबिलियत होती है वर्क डन कितना करेगी। सो एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मींस दैट द बॉडी हैज कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। वही बताया कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट ऑफ h1 अबव अ टेबल। एक बॉल है जिसका मास क्या है m है, उसकी हाइट क्या है h1 है, टेबल से हाइट कितनी है h1। द टेबल टॉप इज एट द हाइट ऑफ h2 अबव द फ्लोर। एक टेबल फ्लोर के ऊपर पड़ा है, जमीन से लेके उसके टेबल के टॉप तक जो हाइट है वो h2 है और उससे ऊपर बॉल पड़ी है h1 हाइट पर, ठीक है। One student says that the ball has a potential energy mgh1। एक स्टूडेंट है वो कहता है जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh1 है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है कि नहीं जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh1 प्लस h2 है। दोनों में से कौन करेक्ट है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है mgh होती है, हाइट की वजह से एनर्जी होती है और ये हम किसी ना किसी रेफरेंस हाइट से ही क्या करते हैं कैलकुलेट करते होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो जमीन पर खड़ा है और छत पे कोई चीज पड़ी है तो उसको क्या लगेगा कि ये मुझसे हाइट पर पड़ी है, लेकिन उसी वक्त
एक बंदा है जो उसी छत पर खड़ा है, उसके साथ जो चीज पड़ी हुई है वो समझेगा कि ये मुझसे 0 हाइट पर है। तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक के लिए क्या होगी, एक के लिए कुछ ना कुछ हाइट पे पड़ा है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है, सेम हाइट पर पड़ा है जिस पे वो खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हाइट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे दोनों ने ठीक ही मेजर किया है, क्योंकि एक बंदा है जो टेबल टॉप पे खड़ा हुआ है और उसने मेजर किया है mgh1 की है, और दूसरा है जो जमीन पे फ्लोर पे खड़ा था उसने टोटल हाइट को मेजर किया। टोटल हाइट यहाँ से हम डायग्राम से समझते हैं, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक बाल पड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास उसकी हाइट कितनी है, h1 है। उसके बाद हमारे पास टेबल टॉप है जो उसकी हाइट कितनी है, h2 है, और टोटल हाइट इसकी कितनी है, h1 प्लस h2 है। अब जो बंदा टेबल के ऊपर खड़ा है उसने मेजर करेगा तो वो क्या करेगा, mgh2 मेजर करेगा। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट चेंज है, ठीक है। इस सारी थ्योरी में यही बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के जरिए मेजर करते हैं। जो जमीन पर खड़ा है वो करेगा h1 प्लस h2 की मदद से, और जो टेबल पर खड़ा है वो h1 की मदद से करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ रॉकेट re-enters the atmosphere its nose cone becomes very hot, where this heat energy come from। जब भी एक रॉकेट है, ये आपने पढ़ा होगा, रॉकेट जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तो उसकी जो नोज होती है, टॉप, ठीक है, नोज कोन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। वो गर्म होती है हीट एनर्जी की वजह से। वो हीट एनर्जी आती कहाँ से है, हमें पता है कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल के अलावा और भी बहुत सारी वाटर पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जब वो उनके साथ टकराता है, एयर के साथ, डस्ट पार्टिकल के साथ, वाटर पार्टिकल के साथ, तो क्या करता है, उसके दरमियान एक रगड़ की फोर्स पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। जब वर्क करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो जाया होती है, तो वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी नोज कोन क्या है, वो गर्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज इन द फॉलोइंग। हमने इन तीनों कंडीशन के अंदर बताना है कि किस किस किस्म की एनर्जी है। पहली कंडीशन है हमारे पास कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, हमें पता है इलास्टिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस है तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है वाटर इन हाई डैम। हाइट की वजह से हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। थर्ड पे हमारे पास एक कार है जो मूव कर रही है, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक लड़की है जो उससे कप के है, किसी सर्टेन हाइट से क्या करता है, ये गिरता है और वो टूट जाता है पीसेस के अंदर, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस होंगी। सबसे पहले हम कंडीशन को समझते हैं कि एक लड़की के हाथ में कप था, तो उस वक्त उसके हाथ में जब कप था, जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब वो कप गिरा तो उसके अंदर आई मोशन, गिरा तो उसके अंदर आई मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू होगी, काइनेटिक क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। वो आगे जब जमीन के साथ टकराया, फर्श के साथ टकराया, तो वो उसने क्या किया, वहाँ पे टकराने की वजह से आवाज़ पैदा होगी, तो साउंड एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद वो टकराया तो उसके रगड़ की वजह से हीट एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो एनर्जी उसके रहेगी काइनेटिक, वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो उस पार्टिकल्स जो हैं वो टूटे हैं उनको क्या करेगी, मूव कराने में मदद करेगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट टू थ्रोन अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। वो कह रहा है कि एक लड़का है, उसके पास गुलेल है, उसने क्या किया, एक पत्थर मारा जो एक्सीडेंटली एक ग्रीन हाउस विंडो को लगा और वो क्या करेगी, टूट गई। तो इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस पॉसिबल हैं। सबसे पहले लड़के ने क्या किया कि गुलेल के अंदर जो है स्टोन रखा, पत्थर रखा, तो
उसको उसने खींचा, स्ट्रेच किया, तो उसके वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। जब वो पत्थर मूव करेगा तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सेकंड नंबर पे जो होगा वो क्या होगा कि जब वो विंडो के साथ हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, उसको तोड़ने में क्या करेगी, विंडो को मदद करेगी। थर्ड नंबर पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब वो स्ट्राइक करेगा तो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो कुछ ना कुछ आवाज भी पैदा होगी, तो वो आवाज क्या होगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और जो रह जाएगी वो पार्टिकल्स को क्या करेगी, मूव कराने में मदद करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।